नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पिछले वीडियो में हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा और उसमें हमने देखा था कि उनका जन्म है 1927 को हुआ, निधन उनका 1983 में हुआ। दो पत्रिकाओं में वो रहे, एक दिनमान जो उसके उप संपादक रहे, एक थी पराग जिसके वो संपादक रहे। पराग पत्रिका उनकी एक बाल पत्रिका थी। 1983 में उनका निधन हुआ, 27 में उनका जन्म हुआ। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनके काव्य संग्रह थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये नई कविता के कवि थे। फिर हमने देखा था पाठ परिचय में कि उनकी एक कविता हमारे जो पुस्तक में है, मेघ आए, उसमें हमने देखा था बच्चों कि यहां पर मेघों की तुलना है कवि ने एक प्रवासी अतिथि से की है। प्रवासी जन शहर का एक अतिथि अर्थात दामाद है, वो गांव में आ रहा है, तो मेघों की तुलना है वो किससे कर दी कवि ने? एक प्रवासी अतिथि, यानी दूर बाहर के अतिथि, शहर का एक अतिथि है, दामाद है, वो गांव में आ रहा है और गांव में उसके आने से क्या क्या स्थितियां होती हैं, तो इस प्रकार से की है। मुख्य रूप से कवि ने यहाँ पर मेघ जो है, बादल जो है आते हैं तो किसान के मन को जो खुशी प्राप्त होती है उनको व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पर कवि ने की है। तो देखो मेघ आए उनकी कविता। मेघ आए बड़े बन थन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का मतलब होता है बच्चों, बयार का मतलब होता है हवा, ठीक है। बयार का मतलब होता है हवा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि गांवों में जो किसान हैं वो मेघों की बादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेघों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेघ है वो बड़े बन ठन के संवर के आते हैं, बड़े ही बन ठन के संवर करके सज धज के तैयार होकर आते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और उनके आगे आगे नाचती गाती हवा है वो चल रही है। यानी जब बादल आते हैं तो उनके आगे हवा चल रही है। तो कवि ने यहां पर मानवीकरण कर दिया। प्रश्न है आपके एक प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न, कि कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोजकर लिखिए। कविता में मानवीकरण और रूपक अलंकार को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो यह है, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और दूसरा कौन सा पूछा है? रूपक अलंकार के उदाहरण, ठीक है। मानवीकरण कहां होता है? जब जो प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, कवि उनका वर्णन एक मनुष्य की भांति कर देता है, मनुष्य के क्रियाकलापों का उन पर आरोप कर देता है। अब हवा जो चलती है, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अब बादल आ रहे हैं तो वो कौन से सज धज के आते हैं? सज धज कर आने का काम तो मनुष्य का होता है, वो तो एक प्राकृतिक चीज है। बादल है आते हैं तो सजना धजना संवरना ये काम मनुष्य के हैं, मेघों के नहीं। लेकिन यहां पर कवि ने बादलों का क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया। तो इस पहली पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब आगे आगे नाचती गाती यानी हवा है, तेज हवा है, वो चल रही है। जैसे बादल आते, कोने में बादल दिखाई देते हैं और पीछे बादल आ रहे हैं, आगे हवा चल रही है तेज। तेज अगर हवा चलती है तो वो कौन सा नाच गाना करती है? ये कार्य भी प्राकृतिक पदार्थों का नहीं है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। तो उसमें आपको उदाहरण लिखने हैं, तो 1 नंबर पे लिख दिए मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, 7 नंबर पर मानवीकरण अलंकार लगाकर नीचे लिखिए मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मानवीकरण अलंकार है। नंबर 2 लगाइए आगे आगे नाचती गाती बयार चली, ठीक है। ये तो प्रश्न की बात हुई। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा अलंकार कौन कौन से कहां कहां पर आ रहे हैं, मैं आपको आगे आगे बताता चला जाऊंगा। मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि कहां पर कौन सा अलंकार आ रहा है।
तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कि गांव के अंदर किसान वर्ग जो है वो मेघों की प्रतीक्षा कर रहा है, तो मेघ है वो अब आ रहे हैं, बन ठन के संवर करके आ रहे हैं, उनके आगे आगे तेज हवा चल रही है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो जब बादल आने लगते हैं, मेघ आने लगते हैं, तेज हवा चलती है, तो घरों के दरवाजे खिड़कियां हैं वो खुलने लग जाती, पूरे हर गली में दरवाजे खिड़कियां हैं वो खुलने लग जाते हैं, दरवाजे और खिड़कियां हैं वो खुलने लग जाती हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। अब यहां पर देखो, पाहुन जो आए हों, यहां पर बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। ज्यों त्यों जानो मानो ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उपमेय और उपमान में ऐसे मान लिया जाए कि अब मानना कि ऐसा होगा, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे आगे मेघ आ रहे हैं और उनके आगे तेज हवा चल रही है, तो उनसे घरों के गली गली में दरवाजे और खिड़कियां हवा के वेग के कारण खुलने लग जाती हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, तो ऐसा लगता है मानो कि शहर का कोई मेहमान जो है, दामाद जो है, अतिथि जो है, वो गांव में आया हो। क्योंकि गांव में जब दामाद जब आता है तो लोग जो है वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर, महिलाएं पुरुष हैं उनको देखने के लिए अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ है वो बड़े बन ठन के संवर करके आ गए हैं। फिर आगे देखिए, तो इन चार पंक्तियों का अर्थ, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, गांव में जब वर्षा ऋतु का माहौल आता है और बादल छाने लगते हैं, तो वो कवि कह रहे हैं कि जब किसान वर्ग है उनका इंतजार कर रहे होते हैं, 12 महीने के बाद वो वर्षा आ रही है, तो उनका इंतजार कर रहे हैं 12 महीने से। तो जब वो आ रहे हैं तो कवि कह रहे हैं कि वो मेघ है वो बड़े बन ठन के संवर करके आते हैं, और उनके आगे आगे नाचती गाती है वो बयार है, हवा तेज हवा चल रही है, और तेज हवा के कारण दरवाजे खिड़कियां हैं वो गली गलियों में दरवाजे खिड़कियां घरों की हैं वो खुलने लगती हैं। तो ऐसा लगता है मानो जैसे कोई शहर का दामाद है वो गांव में आज आया हो, काफी दिनों के बाद, आज यानी 12 महीनों के बाद आया है। गांव का, शहर का एक दामाद 12 महीने बाद गांव में आया है, तो उसे देखने के लिए ऐसा लगता है। अर्थात बात क्या है? बात यह है कि बादलों के आने से हवा तेज चल रही है और दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुल रही हैं घरों की गलियों में। लेकिन कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई शहरी दामाद आया है। मैंने पहले ही बताया था, मेघ की तुलना किससे की है कवि ने? एक शहरी दामाद से की है, ध्यान में रखना है। मेघ की तुलना कवि ने किससे की है? एक शहरी दामाद से की है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि एक दामाद, शहरी दामाद है, 12 महीने बाद आया है, तो लोग उनको अपने दरवाजे, घरों गलियों में लोग हैं अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोलकर उन्हें देख रहे हैं। फिर आगे है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। उचकाए का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाए। उचकाने का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाए। उचकाए का मतलब ऊपर उठाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। घाघरा का मतलब क्या होता है? औरतें जो पहनती हैं लहंगा। घाघरे का मतलब क्या है? औरतें जो पहनती है ना लहंगा। बाकी चितवन उठा। बाकी चितवन उठा। बाकी का मतलब होता है टेढ़ी, और चितवन का मतलब होता है दृष्टि। नदी छिटकी। छिटकी का मतलब ठहरी। नदी छिटकी। घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि क्या कह रहे हैं? देखो, अब एक तो वो बात मानवीकरण अलंकार वाली ध्यान में रखना है, पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों में है, तो दो तो ऊपर आ चुकी थी। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उसमें
मानवीकरण अलंकार है। दूसरी, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तीसरी पंक्ति, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब पेड़ हैं, इतना जरूर हो सकता है हवा से वो एक बार झुक रहे हैं, एक बार उठ रहे हैं, लेकिन झांकने का कार्य ये तो मनुष्य कर सकते हैं। और एक दूसरी पंक्ति, दोनों में क्या है, पहली और दूसरी में भी मानवीकरण अलंकार है। तो दो वो हो गई, तीसरी और चौथी आपको उदाहरण में ये लिख देनी है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। और चौथी कौन सी हो जाएगी, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो पेड़ झुक, अब मेघ आ रहे हैं, आगे तेज हवा चल रही है, तो उस दरवाजे खिड़कियां गलियों में खुलने लगी घरों की। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कोई शहरी दामाद है, 12 महीने बाद गांव में आया है, तो लोग उसे देखने के लिए अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल रहे हैं। तो वैसे ही पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ भी हैं वो तेज हवा के कारण झुककर उसे झांकने लगे, उन्हें देखने लगे हैं। अर्थात यहां पर पेड़ को कवि ने किसका प्रतीक बताया है, गांव के पुरुषों का। जैसे पुरुष होते हैं ना, जैसे मेघ की तुलना किससे कर दी, दामाद से, तो पेड़ की तुलना किससे कर दी कवि ने, गांव के पुरुषों से। जैसे पुरुष जो गांव में बैठे रहते हैं, गट्टे के ऊपर चौपाल में बैठे रहते हैं, तो वो अपनी गर्दन उठाकर अपने काम में लगे रहते हैं, ताश पत्ती खेलते हुए रहते हैं गट्टे पर बैठकर, चौपाल में बैठकर यही करते हैं, तो अपनी गर्दन उठाकर। तो पेड़ भी हैं, जैसे उनके आदर सत्कार में झुककर उन्हें, कभी झुककर और कभी गर्दन उठाकर उन्हें देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और तेज आंधी चली, जो गलियों में जो धूल की मिट्टी जो थी वो चली गई। अब यहां पर धूल किसके लिए, किसका प्रतीक कर दिया कवि ने, धूल को। धूल एक किशोरी लड़कियां, छोटी लड़कियां जो होती है ना, उनका प्रतीक है। जैसे ही वो भागकर मेहमान के आने की खबर घर वालों को देती है, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, घर में कोई भी मेहमान आता तो सबसे पहले दौड़कर घर वालों को खबर देते हैं कि वो आ रहे हैं, होता है ऐसा। तो धूल यहाँ पर किसका, धूल को किसका प्रतीक बताया कवि ने यहाँ पर, एक किशोरी यानी छोटी लड़कियां जो भागकर मेहमान के आने की खबर देती है। तो वैसे ही क्या हो रहा है, मेघ आए, उनके आगे तेज हवा चली, तो पेड़ हैं वो झुकने लगे, कभी उठने लगे, और आंधी, तेज आंधी के चलने से धूल है वहां से उड़कर जा रही है। धूल तो उड़ेगी, गलियों में तो धूल है वो आंधी के साथ वो मिट्टी है उड़ने लगेगी। तो कभी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि धूल है वो वहां से भाग रही है, अपना लहंगा उठाकर, जैसे एक किशोरी छोटी लड़की है वो भागकर मेहमान के आने की खबर दे रही है। और मेहमान कौन है, मेघ रूपी मेहमान। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरगे। अब मेघ के आने से बादलों को देखकर नदी है वो भी ठहर जाती है, और कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि नदी भी अपना घूंघट उठाकर अपनी टेढ़ी दृष्टि से मेघों को देख रही है। अर्थात जो शहर की नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं, शहर गांव की जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वो कोई भी जब दामाद आता है तो उसे अपना घूंघट जरा सा उठाकर अपनी तिरछी दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयास करती हैं। तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि नदी भी है वो भी बारिश की भूखी है, प्यासी है, काफी दिनों से पानी उसमें भी नहीं मिला, क्योंकि 12 महीने बाद बारिश आती है। नदी का अस्तित्व तभी है जब उसमें जल रहता है, और जल कब आता है, जब उस बरसात होती है। तो मेघ के आने से नदी है वो भी रुक जाती है, और ऐसा लग रहा है जैसे अपना घूंघट खिसका के, अपना घूंघट सरका के, घूंघट सरके यानी घूंघट सरका खिसका करके तिरछी दृष्टि से मेघों को देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ हैं वो बड़े बन ठन कर सज धज कर आ रहे हैं। अब ये दो जो हमने पद पढ़े हैं उनमें हम प्रश्न देखते हैं, मेघों की तुलना पाहुन से क्यों की गई है। पहला प्रश्न कि मेघों की तुलना है वो पाहुन से, पाहुन यानी मेहमान से, दामाद से क्यों की गई है। क्योंकि ग्रामीण जीवन में किसान वर्ग है वो अधिक होता है, ग्रामीण गांवों में किसान वर्ग है वो अधिक रहते हैं, और 12 महीने बाद जब वर्षा आती है तो उनका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तब उनकी फसल बोई जाएगी, तो उनका इंतजार करते हैं, और बारिश के आने पर, मेघ के आने पर वो बड़े खुश होते हैं। तो उसी प्रकार जब गांव में कोई शहर का दामाद आता है, कोई प्रवासी अतिथि आता है, तो शहर के लोग बड़े खुश होते हैं। इसलिए कवि ने मेघों की तुलना है वो पाहुन से की है। फिर है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के का भाव स्पष्ट कीजिए।
कि ऐसा लग रहा है पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। ये जो पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहरी प्रवासी अतिथि है वो गांव में आया हो। इस प्रकार से ही बारिश भी 12 महीने बाद जब वो गांव में आता है तो गांव में जो खुशी की लहर दौड़ती है, तो वैसे ही मेघ भी हैं वो 12 महीने बाद आ रहे हैं तो गांव में एक खुशी की लहर, ग्रामीण जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि बारिश के आने के बाद प्रकृति का रंग है वो बदल जाता है। फिर गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने को लेकर कवि ने क्या कल्पना की है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, इसके लिए कवि ने क्या कल्पना की है? तो कल्पना नीचे वाली पंक्ति में ही है। कवि ने कल्पना यहां पर क्या की है कि सही तरीके से देखा जाए तो हवा के चलने से दरवाजे खिड़कियां खुल रही हैं, लेकिन कवि ने क्या कल्पना की है वो पूछा है यहां पर। तो कवि ने यह कल्पना की है कि जिस प्रकार कोई प्रवासी दामाद गांव में आता है, कोई शहरी दामाद जब गांव में आता है तो गांव के लोग उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं, तो वो अपने घरों के, गलियों में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उनको देखना चाह रहे हैं। फिर है बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, इसका कारण क्या है? बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, इसका अर्थ क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि नदी भी काफी दिनों से मेघों की प्रतीक्षा कर रही है, उसमें भी पानी चाहिए। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो कि जो पनघट के ऊपर महिलाएं होती हैं, गांव की विवाहित महिलाएं जो घूंघट में रहती हैं और वो किसी दामाद को देखने की उत्सुकता से अपना घूंघट उठाकर तिरछे नेत्रों से उन्हें देख रही हैं। तो ये अपने 2 पद हुए। अब हम आगे देखते हैं। फिर आगे है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का मतलब क्या होता है? जुहार की यानी प्रणाम किया। जुहार का मतलब क्या है? प्रणाम किया। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। बरस बाद सुधी लीनी, सुधी लीनी का मतलब याद किया। सुधी लीनी का मतलब क्या है? याद किया। बोली अकुलाई, अकुलाई का मतलब होता है व्याकुलता। लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर, जैसे ही मेघ आते हैं तो बड़ा जो गांव में जो बूढ़ा जो पीपल का वृक्ष है वो आगे बढ़कर उनको प्रणाम करता है, उसका सत्कार करता है। बरसों बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। और लताएं जो हैं वो पेड़ की ओट लेकर, किवाड़ की ओट लेकर उस मेघ रूपी दामाद से कहती हैं कि आपने मुझे वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद आपने मुझे याद किया। अकुलाई व्याकुल लता, बिना बारिश के जो बेलें हैं वो भी व्याकुल हो जाती हैं। तो जो लता है वो किवाड़ की ओट लेकर कहती है कि आपने 1 वर्ष बाद यानी 12 महीने बाद मुझे याद किया है। एक नायिका की तरह यहाँ पर कवि ने वर्णन कर दिया। किसका? लता का। लता का वर्णन कवि ने किस प्रकार से किया है? किसका प्रतीक है? दूसरा प्रश्न आपके, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो नदी है वो गांव की विवाहित महिलाएं, नदी भी आई थी। तो नदी किसकी प्रतीक है? गांव की विवाहित महिलाएं। और लता है नवविवाहिता, जिसका प्रवासी पति शहर से गांव आया है। यानी यहां पर मेघों को नायक के समान और लता को कवि ने किसके समान बता दिया? एक नायिका के समान, यानी वह नवविवाहिता जिसकी नई नई शादी हुई है और उसका पति है वो शहर से कहाँ आया है? गांव आया है। तो वो लता है वो किवाड़ की ओट लेकर उसे कहती है कि आपने मुझे 1 वर्ष बाद में याद किया। हर साया ताल लाया पानी प्राप्त, और मेघ रूपी दामाद के आने से तालाब है वो भी काफी प्रसन्न होता है और मेहमान के स्वागत के लिए परात में पानी भरकर उनके पैर धोने के लिए आगे बढ़ता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
तो मेघ हैं वो बड़े बन ठन कर। यहाँ पर ताल किसका प्रतीक है? एक मेहमान का स्वागतकर्ता का। ताल किसका प्रतीक है? एक मेहमान के स्वागतकर्ता का, मेहमान का स्वागतकर्ता का प्रतीक है। ठीक है, तो देखो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता ओठो क्योंवार की। और व्याकुल जो लता है मेघ रूपी दामाद के कारण, बिना मेघ के जो व्याकुलता उसकी बढ़ गई थी कि मेघ आएंगे या नहीं आएंगे, जो अलस रही थी, मुरझा रही थी, वो लता है वो किवाड़ की ओर। जैसे विवाहिता महिला होती है गांव में, आज भी हम देखते हैं अपने पति से सीधी बात नहीं करती है, जब अपने पीहर में होती है तो सीधी बात नहीं करती है, वो घर में किसी किवाड़ की ओट लेकर अपने मन की बात है वो उसे कहती है घूंघट में रहकर। तो वैसे ही कवि ने यहाँ पर लता को एक नायिका की तरह प्रदर्शित किया है। तो कवि कह रहे हैं कि लता है वो एक किवाड़ की ओट लेकर मेघ रूपी दामाद से कहती है कि आपने एक वर्ष बाद मुझे याद किया है। और मेघ के आने की खुशी में ताल है वो भी काफी प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत करने के लिए तालाब जो होता है उसमें पानी रहता है, तो ऐसा लगता है मानो वो तालाब है वो अपने एक थाल में परात में पानी भरकर मेहमान के, जो गांव में जब पुराने समय में मेहमान आते थे तो उनके पैर धोए जाते थे, उनके लिए वो तैयार हो रहा है। फिर आगे है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है धरती और आकाश का मिलन बिंदु। मिलन बिंदु, धरती और आकाश का मिलन बिंदु। दूर छोर पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम यहाँ से अगर अपनी जगह खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है दूर, काफी दूर तक। तो बारिश का जब बारिश होती है तो वातावरण है वो बिल्कुल खुला हुआ सा नजर आता है, तो उसमें हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक जगह मिले हुए से नजर आते हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज। अटारी, छत के ऊपर बना कमरा, छत के ऊपर बना कमरा। दामिनी, बिजली। दामिनी का मतलब क्या होता है? बिजली। दमकी का मतलब होता है चमक रही है, चमक रही है। तो कवि कह रहे हैं कि दूर क्षितिज की अटारी पर बिजली चमकती हुई नजर आती है, कि मेघ बादल दिखाई दे रहे हैं और दूर क्षितिज पर की अटारी पर बिजली है वो चमकती हुई नजर आ रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब बरम की। अब जो लता है या जो विवाहित महिला है जिसका पति 1 साल बाद गांव में आया है, दामाद जो गांव में आया, तो वो कह रही है कि मुझे क्षमा कर दो, अब जो मेरे भ्रम की गांठ थी वो खुल गई है। अर्थात उसे भ्रम किस बात का था? भ्रम इस बात का था कि 12 महीने हो गए हैं, अब वो आएगा या नहीं आएगा। तो आखिरकार जब वो आ जाता है नायक, यानी मेघ आ ही गए, तो वो जो भ्रम जो मन में हो गया था, संशय जो मन में हो गया था, वो अभी समाप्त हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। और जो व्याकुलता थी वो टूट चुकी है और अब मिलन हो गया है। नायक और नायिका का जब मिलन हो गया है तो आंसू बहने लग जाते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ हैं वो बड़े सज धज के संवर करके आ गए। अब देखो यहां पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार है, 4 हमने लिख दी थी, 5वां ये हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। इसमें 5वीं पंक्ति ये हो जाएगी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। फिर है बोली अकुलाई लता ओठो किवाड़ की, 6ठे नंबर में इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, 6 नंबर का उदाहरण ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है ताल लाया पानी परात भर की, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, 7 नंबर पर ये हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, सीधी सी बात है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। पीपल का वृक्ष है वो आगे बढ़कर प्रणाम कैसे कर सकता है? यानी मनुष्य जो कार्य करता है वो उसका आरोप किस पर कर दिया गया? पीपल पर कर दिया गया, इसलिए यहां पर क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। बोली अकुलाई लता होठो किवाड़ की, व्याकुल लता है वो किवाड़ की ओट होकर ऐसे कैसे बोल सकती है? वो तो एक लता है, पेड़ के ऊपर लगी हुई है, पेड़ के नीचे से है, पेड़ पर चढ़ी हुई है। फिर है ताल लाया पानी परात भर के। अब ताल है
तो वो पानी की प्रात भरकर मेहमान का स्वागत करने के लिए, पैर धोने के लिए कैसे आ सकता है? तो मालवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, फिर रूपक अलंकार को हम देखें। तो मिलन के अश्रु ढरके, मिलन के अश्रु ढरके, यहां पर रूपक अलंकार है। क्षितिज अटारी गहराई, यहां पर क्षितिज रूपी अटारी पर मिलन रूपी अश्रु, यहां का क्या हो जाएगा? इनका मिलन के अश्रु ढरके, यानी मिलन रूपी अश्रु, क्षितिज रूपी अटारी, यहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा इन दो में। ठीक है, ये दो उदाहरण किसके हो जाएंगे? रूपक अलंकार के हो जाएंगे। ये तो आपका जो 7 का प्रश्न था वो पूरा हो जाता है इनमें। दूसरा प्रश्न आपका हो ही गया है। अब कुछ प्रश्न हम इन दो पदों में और देखते हैं। तो इसमें पहला तो ये बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर किसका स्वागत किया और क्यों? तो मेघ रूपी पाहुन का या मेघ रूपी मेहमान का बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर सत्कार किया, क्योंकि वो 12 महीने बाद आ रहा है। फिर है वर्ष बाद सुधी लीनी, किवाड़ की ओट के लिए लता ने ऐसा क्यों कहा? लता ने किवाड़ की ओट लेकर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 12 महीने बाद है वो मेघ रूपी दामाद है, वो घर में आ रहा था, गांव में आया है। पुराने समय में औरतें जो हैं उनके अपने पति के सामने अपने पैर में नहीं जाती थी, तो वो छिपकर ही किसी किवाड़ वगैरह, कमरे की किवाड़ वगैरह की ओट लेकर ये बातें कहती थी। तीसरा ये बन जाएगा ताल पानी की प्रात लेकर क्यों आया? तीसरा प्रश्न क्या बन जाएगा? जो ताल है वो पानी की प्रात भरकर क्यों लाया? तो ताल है वो मेहमान का स्वागत करने के लिए, उसके चरण धोने के लिए पानी की प्रात भरकर लाया है। फिर अब ब्रह्म की कौन सी गांठ खुल गई, किसके लिए क्षमा मांगी गई है? क्या है? क्षमा करो गांठ खुल गई ब्रह्म की। तो ब्रह्म की कौन सी गांठ खुल गई? ब्रह्म की गांठ ये थी कि 12 महीने हो गए तो लोगों के मन में संशय था कि वर्षा अब होगी या नहीं होगी। तो आखिरकार जब मेघ आए तो लोगों के मन में जो संशय था वो दूर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों अपना जो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का चैप्टर है वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। आप इसको ध्यान लगाकर पढ़ना, आपको देखना है। मैंने जो प्रश्न बताए हैं, कौन कौन से अलंकार इसमें बताए हैं, इसका अर्थ जो बताया है, आपको बड़ी सावधानी के साथ इनको पढ़ना है ध्यान से।